महामैराथन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। द ज्ञानम एकेडमी बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है और उसी के संदर्भ में हमारा ये फर्स्ट क्लास है एनसीईआरटी सीरीज का। बीपीएससी 3.0 और 4.0 के जितने सारे परीक्षार्थी हैं जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, एक बार हमसे ऑफलाइन क्लास में भी संपर्क अवश्य करेंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि बीपीएससी के एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन रहता है। यदि आप एक बार एनसीईआरटी और फिर एससीईआरटी की किताब को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम आज इस सीरीज का शुरुआत करते हैं और इसमें आज हमारा जो फर्स्ट क्लास होगा वो ज्योग्राफी का होगा। जो क्लास 6 ज्योग्राफी हमारा एनसीईआरटी है, हम उसको लेकर के चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस महामैराथन सीरीज एनसीईआरटी को। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें जब आप चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर देखने को मिलेगा और ये पिक्चर जो है आपका अपने ग्रह का है, जिसमें दिखाया गया है कि अपना सूर्य जो है इस बीच में है और सूर्य के चारों तरफ अपने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यह जिस पथ पर घूम रहा है इस पथ को क्या नाम से जानते हैं? तो आपको उत्तर देना है, इसको सर दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। यानी कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उस पथ को हम दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। राइट, चलिए उसके बाद जो अगला याद करने वाला चीज है वह है अपने ग्रह का नाम, जो कि आरोही और अवरोही क्रम में आपको पूछेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि जब हमको ग्रह को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होता है तो उस सीरीज को कैसे याद रखें। इसका भी एक ट्रिक हम आज आपको देने वाले हैं। यदि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं कि आरोही और अवरोही क्रम में ग्रह को कैसे सजाएं, तो सबसे पहले सप्ताह का नाम जो बचपन से हम पढ़ते आए हैं आपको वो याद करना है। अगर वो याद है तो आप आराम से ग्रह का नाम भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले अपना क्या करना, सप्ताह का नाम लिखना है। चलिए, तो जितने सारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप कॉपी कलम के साथ बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको अपना कॉपी कलम भी साथ में रखना है। तो सबसे पहले सप्ताह का नाम हम देखेंगे सोम, फिर हमारा मंगल, मंगल के बाद हमारा बुध, बुध के बाद अपना बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अपना शुक्र, शुक्र के बाद अपना शनि और शनि के बाद अपना रवि। अगर आपको ये याद है तो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, ग्रह का नाम याद हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुध से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ना, सूर्य के जस्ट नजदीक जो सर्किल में है वो क्या है, अपना बुध है। तो हम बुध से शुरू करेंगे। बुध को लेंगे, बृहस्पति को छोड़ेंगे, शुक्र को लेंगे, शनि को छोड़ेंगे, रवि को पकड़ेंगे। क्योंकि रवि कोई ग्रह नहीं होता है, इसलिए रवि की जगह पे सर हम पृथ्वी को पुट कर सकते हैं, पृथ्वी को रख सकते हैं। उसके बाद इधर से हम सीरीज को लेकर के चलेंगे। इधर से जब चलेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, सोम छोड़ेंगे, मंगल पकड़ेंगे, बुध छोड़ेंगे, बृहस्पति पकड़ेंगे, शुक्र छोड़ेंगे, शनि पकड़ेंगे और शनि के बाद जो दो ग्रह का नाम बचता है वो यूरेनस और नेपच्यून है, जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। यह है आरोही और अवरोही क्रम में ग्रह को सजाना। यदि एग्जाम में आपको लगता है कि आपको ग्रह को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे सजाना है और भूल रहे हैं, तो आप सप्ताह के नाम के साथ जा सकते हैं और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब एनसीईआरटी के अंदर की बातें हम पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में अपना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वह ये है कि सूर्योदय के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। हम सब बचपन में आकाश का बहुत अच्छे से अवलोकन किया है। हम सब ने अपने बचपन में आकाश को देखा है और हमारा बचपन जो था वो तारों से भरा हुआ आकाश था। लेकिन आज के बच्चों का जो आकाश है वह सिर्फ अंधकारों से भरा हुआ है। आज जब बच्चे रात में आसमान को देखते हैं तो उन्हें तारे नजर नहीं आते, बहुत कम तारे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण और बहुत सारी चीजें हैं जो कि
डिटेल में जब जाएंगे तो वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सूर्योदय के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है, आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी क्या समझाना चाह रहा है? समझाना चाह रहा है मेरे भाई कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश में हीरा जला हुआ हो, कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया अपना। क्या कॉन्सेप्ट आया? कॉन्सेप्ट ये आया कि आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। और आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यदि इस बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बीपीएससी अपने टीचर एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यह मत उम्मीद कीजिए कि वह 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जब आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब एक शिक्षक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वो बच्चों को क्लास में क्या डिलीवर करेगा, क्या पढ़ाएगा। तो वह आपसे उम्मीद करता है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वह आपके कॉन्सेप्ट का ही टेस्ट लेता है। तो आपको क्या करना है, 1 लाइनर को सोच के नहीं तैयारी करना है, आपको ये सोच के तैयारी करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और जिस तरीके से टीआरई 3.0 का जो हमारा कैंसिल वाला एग्जाम था, उसमें भर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, तो इस बार भी डिस्क्रिप्टिव भर के देगा। तो चलिए, सबसे पहला क्या बोला कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में आप 1 बार देख सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट। और पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। आप देखते भी है ना कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। फिर क्या होता है, उस दिन के बाद धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बदलते रहता है और एक ऐसी रात आती है जब चंद्रमा अपने पूरे आकार को खो देता है, यानी कि उसके आकार का मिट जाना यह दर्शाता है कि चंद्रमा फिर से एक नई आकृति में आने वाला है, अपने एक नए शरीर में आने वाला है, एक नए स्वरूप में आने वाला है। तो जब काली रात हो जाती है, जब चंद्रमा अपने आकार को समेट लेता है, समाप्त हो जाता है, इसी को हम अमावस्या कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी आपको बताता है। एक नए चंद्रमा की रात्रि, एक नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या, है ना। और क्या कहता है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। किसको नहीं देख सकते? किसको नहीं देख सकते? पूर्णिमा को। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में यदि आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मतलब इस कहानी के पीछे एनसीईआरटी यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या क्या होता है। इससे पहले हमने ग्रह का पूरा देखा कि किस तरीके से ग्रह के नाम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अब आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। मतलब ये बता रहा है कि यदि आपको चंद्रमा दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, इसका कारण ये नहीं है कि वो आकाश से कहीं गुम हो गया है। इसका कारण बस ये है कि सूर्य के प्रकाश में इतना तेज है, इतना वो चमकता है, वो अपने चमक के पीछे सारे आकाश में चमकने वाले, कम चमकने वाली चीजों को ढक लेता है। और जब फिर सूर्य दिन के बाद जब शाम में गायब होता है तो धीरे धीरे आकाश की सभी चमकने वाली वस्तुएं फिर अपने जगह पे स्थिर रहती हैं और वो चमकना स्टार्ट कर देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया, पूछेगा आपको एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है, तो आप कहोगे कि सर सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमक रही हैं, सर सभी आसमान में चमकने वाली चीजें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चलिए, अब क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते, गर्म होते और गैसों से बने होते हैं और उनके पास उष्मा और प्रकाश भी होता है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? एक खगोलीय पिंड है, बहुत बड़े आकार का है, इसके पास खुद का उष्मा भी है, खुद का प्रकाश भी है सर, और इसीलिए यह क्या है? खगोलीय पिंड है। लेकिन सूर्य सर एक तारा है। सूर्य क्या है सर? एक तारा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। वह कॉन्सेप्ट क्या है सर? तारे के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। तारे के पास क्या होता है? अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा का उदाहरण है। सूर्य क्या? एक तारा का उदाहरण है। चलो, अब क्या कहता है, यहाँ पे फिर से एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उसकी उष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। यानी कि क्या बोला कि रात में जो अपना तारा चमकता है ना मेरे भाई, उसके पास में क्या है? उष्मा तथा प्रकाश है। उष्मा तथा प्रकाश है। जैसे हमारा पृथ्वी क्या एक ग्रह है, तो हम किसी से क्या लेते हैं? उष्मा और प्रकाश उधार लेते हैं, और वह देने वाला कौन है? वह सूर्य देने वाला है। तो सूर्य चूंकि एक तारा है, और तारा का परिभाषा क्या है कि सर तारा के पास उष्मा भी है, गर्मी भी है सर, और प्रकाश भी है। समझ में आ रही बात? तो रात में जितने तारे होते हैं उन सभी के पास भी उष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन हम महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमसे भी बहुत दूर है, यानी सूर्य से भी बहुत दूर वो सब तारे हैं, इसलिए उसकी उष्मा और प्रकाश को आप महसूस नहीं कर पाते हैं। चलिए, इसलिए वो आपको आकृति में भी बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। मतलब यह बोला कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, हमारी वस्तु की आकृति भी क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी। वस्तु की आकृति भी क्या हो जाएगी? छोटी होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है या नहीं? बोलो हाँ। चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता है अपना एनसीईआरटी। देखो, आराम आराम से पढ़ना, कोई धड़फड़ी नहीं है, कोई यहाँ पे चिक नहीं है। जब आप एनसीईआरटी को एक बार निचोड़ करके पढ़ लेंगे, यकीन मानिए एनसीईआरटी आपको वो ज्ञान दे देगा जो आपको किसी पब्लिकेशन की किताब में नहीं मिलेगा। बट बच्चे करते क्या है, एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं कि सर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा ही क्या है। और जब क्वेश्चन वहीं से पूछ देता एग्जामिनर, तो फिर आप सर नोचते हैं और कहते हैं मेरा एग्जाम खराब चल गया क्योंकि हमने एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब देखो क्या बोला, नक्षत्र मंडल का परिभाषा। इससे पहले किसका परिभाषा दिया? खगोलीय पिंड का दिया। क्या बोला खगोलीय पिंड में? कि वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं या आकाश में सभी चमकीली वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चाहे सूर्य हो गया, चाहे चंद्रमा हो गया, चाहे सभी तारे हो गए, ये सब खगोलीय पिंड है। सूर्य भी खगोलीय पिंड है और वह एक तारा भी है, क्योंकि उसके पास उष्मा और प्रकाश दोनों है। रात में चमकने वाली सभी छोटी छोटी जो तारे हैं उसके पास भी अपना उष्मा और प्रकाश है। समझ में आया? चलो बोलो हाँ। नक्षत्र मंडल यहाँ पर क्या हुआ कि रात में आसमान की ओर देखते समय जब आप तारों के विभिन्न समूह को देखते हैं, आप भी जब रात में अपने बचपन को याद करो, आप जब रात में देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि आकाश के किसी कोने में बहुत सारे तारे एक समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समूह बना लेते हैं। ऐसा लगता है कि एक घेर करके एक ग्रुप बना हुआ, एक समूह बना हुआ है। यही तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब देखो यहाँ पे अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का क्या एक नक्षत्र मंडल है। पूछेगा कि बताओ अर्सा मेजर किसका उदाहरण है? कहना सर नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। नक्षत्र मंडल होता क्या है? तो कहना सर तारों का विभिन्न समूह, तारों का विभिन्न समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, हम बचपन में इसको बहुत बार देखे हैं। सप्तऋषि को 7 तारों का समूह, ये क्या है? नक्षत्र मंडल का उदाहरण। सप्तऋषि क्या है? नक्षत्र मंडल का उदाहरण। 7 तारों का समूह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्लियर। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
तो पूछेगा कि बताओ सप्तऋषि किसका भाग है, कहना सर अर्सा मेजर का। किसका भाग है, अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए वह आपको आसमान में और अधिक तारा ग्रह और नक्षत्र मंडल के बारे में बताएं। तो अभी इस पर आपको रिसर्च करना है। यदि आपको इसमें जिज्ञासा है, यदि एनसीईआरटी बोल रहा आप इसमें और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे किसी ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे जिसको आसमान में तारे और ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी है, तो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग आगे क्या करेंगे देखेंगे। चलो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने नक्षत्र मंडल के बारे में पढ़ा, हमने अभी तक खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने ग्रह के सभी नाम के बारे में पढ़े, हमने तारों के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा कि तारों के पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। चलो, उसके बाद हमने अर्सा मेजर के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा कि अर्सा मेजर का ही भाग सप्तऋषि है। यदि सप्तऋषि के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग से भी इसके किस्से कहानियों के बारे में आप जान सकते हैं। देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कितना बार क्वेश्चन ये आपको विभिन्न एग्जाम में देखने को मिलता है कि सर रात्रि के समय में दिशा का निर्धारण किसके माध्यम से होता था सर, तारों के माध्यम से होता था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो पूछेगा कि बताइए ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है, उत्तर दिशा, ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है सर, उत्तर दिशा को दिखाता है। किस दिशा को दिखाता है, उत्तर दिशा को। यानी कि सपोज करो कि जब हमारे पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था प्राचीन समय में, जब हमारे पास कुछ इस तरीके से वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, तो लोग किस तरीके से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का पता लगाते होंगे। तो बस उसका एक ही सर जरिया था, ध्रुव तारा। क्या था मेरे भाई, ध्रुव तारा था, जो कि उत्तर दिशा को बता रहा है। किसको बता रहा है, उत्तर दिशा को बता रहा है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कॉन्सेप्ट क्या बोला कि ध्रुव तारा सर अपने स्थान को नहीं बदलता है। यही एक कारण है कि ध्रुव तारा जो कि उत्तर दिशा में है, जो कि अपना स्थान नहीं बदलता है, प्राचीन समय में लोग इसको अपने दिशा सूचक यंत्र के रूप में उपयोग करते थे। चलो आगे क्या कहता है, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। क्या बोला कि यदि भाई सप्तऋषि की तरफ आप एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे और एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो आपको ध्रुव तारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा आसमान में। चलो, तो ध्रुव तारा को देखने में सप्तऋषि आपको हेल्प करेगा। आगे देखो क्या कहता है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अब देखो, इसका मतलब तुमको क्वेश्चन देकर के फंसाएगा। अभी जस्ट हमने क्या बोला था कि सर आसमान में चमकने वाली सभी चीजें, आसमान में चमकने वाली सभी चीजें क्या है, खगोलीय पिंड है। तो तुमको दे देगा कि क्या सर ग्रह भी खगोलीय पिंड है, क्योंकि हाँ सर ग्रह भी खगोलीय पिंड है। एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड, वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है वह खगोलीय पिंड कहलाता है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आप एक मन में सिद्धांत बना ले कि हमको डेली 1, 2, 3, 4 लेसन एनसीईआरटी का कर लेना है और अच्छे से कर लेना है, इसमें जितनी सारी बातें लिखी गई हैं उसको गहराई में जाकर के समझ लेना है, तो फिर देखो एग्जामिनर कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा आपको उसका जवाब आएगा ही आएगा, ये पूरी गारंटी है। और यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक 3.0 और 4.0 की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो द ज्ञानम एकेडमी आपके लिए शाम में जो बैच लेकर के आया है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप भी
शिक्षक बनने के दौर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज्ञानम एकेडमी बेगूसराय की मात्र एक ऐसी कोचिंग संस्था है जो पूरी तरीके से विश्वसनीयता के साथ खरा उतरा है और अपने छात्रों के भरोसे को जीता है। तो यदि आप भी शिक्षक बनने के दौर में आगे बढ़ चुके हैं, यदि आपने भी बीएड, डीएलएड, सीटेट और एसटेट पास कर लिया है और यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं तो एक बार हमारे ऑफलाइन बैच में अवश्य आएं। तो इससे आपका क्या होगा और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। इसका अर्थ होता है प्लेटाई। अगर एग्जाम में दे देगा वन लाइनर में ये बताइए प्लेटाई का अर्थ क्या होता है, प्लेटाई का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कहोगे सर परिभ्रमक। क्या होता है परिभ्रमक, यानी कि इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। और ऐसे भी सूर्य क्या स्थिर है और इस पे दीर्घवृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है। चलो अब क्या कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं वह क्या एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी सबसे नजदीक का जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा बताओ, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य, इसलिए सूर्य से आपको क्या मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर आप पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे, चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। देखो अब क्या बोला कि पृथ्वी भी चमकता हुआ प्रतीत होता है, चमक नहीं रहा है क्योंकि ये ग्रह है, इसके पास तो सर अपना ऊष्मा और प्रकाश है ही नहीं, ये तो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेता है। तो फिर सिर्फ ये चमकता हुआ प्रतीत होता है कब, जब आप चंद्रमा से इसको देखते हैं, चंद्रमा से जब इसका आप अवलोकन करते हैं। ठीक है। चलो अब एक कॉर्नर में कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप इसको भी देख लो। क्या कहता है, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। अब देखो पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, तो एनसीईआरटी कहता है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले बने हुए। क्या बने हुए हैं, छल्ले बने हुए। ये छल्ले कहाँ से आते हैं, जब हमारे ग्रह में टूट फूट होता है ना, छोटे छोटे पिंड जब बनते हैं तो वो छोटे छोटे असंख्य पिंड ही क्या कहते हैं, कहलाते हैं, पट्टी बना लेता है, जिसको हम लोग छल्ला कहते हैं। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। आज हमारा लेसन 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखो सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इमेज उल्टा है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। चलो जस्ट हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग अपना कॉन्सेप्ट देखिए। चलिए मेरे भाई, फिर से एक बार द ज्ञानम एकेडमी के सोशल मीडिया ऐप पर आपका स्वागत है और बीपीएससी शिक्षक 3.0 और 4.0 के इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए अब आगे क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में बुध को कितना टाइम लगता है सर, 88 दिन लगता है। अच्छा एक बात बताओ, घूर्णन और परिक्रमण तो आपका क्लियर होगा ही होगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो कृपया एक बार अपना बेसिक ठीक कर ले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले कि घूर्णन किसको कहते हैं और परिक्रमण किसको कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में बुध को कितना समय लगता है, 88 दिन लगता है। यानी कि सबसे नजदीक का ये क्या है, ग्रह है। और परिक्रमा मतलब ये जो घूम रहा है ना दीर्घवृत्ताकार पथ पे, इसको परिक्रमा कहते हैं। और ग्रह जब अपने अक्ष पे घूमते हैं इसको घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। चलो ठीक है नंदू, तुमको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपने अक्ष पे घूर्णन करता है ये 59 डेज में। तो घूर्णन वाला क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में परिक्रमण वाला क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस बार लेवल चूंकि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है तो आपको संभल करके परीक्षा में जाना होगा। हो सकता है अगर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा ले तो आपका दिमाग घुमा देगा, खास करके ज्योग्राफी वालों का। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 88 दिन। शुक्र को कितना समय लगता है, 255 दिन। पृथ्वी जिसपे हम लोग रहते हैं 365 दिन। मंगल को 687 दिन, है ना। फिर बृहस्पति का यहाँ पे कितना समय लगता है, बृहस्पति का लगता है
11 साल 11 महीना, है ना, 11 साल 11 महीना, है ना, लगभग 12 साल, ठीक है। उसके बाद शनि को लगता है लगभग 29 साल, है ना। उसके बाद यूरेनस को लगता है 84 साल और नेपच्यून को लगता है 164 साल। ये आपको अपना निमोनिक्स दिमाग लगाना है और निमोनिक्स के तरीके से आपको याद करना है कि आपको कैसे याद करना है। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। बुध को लगता है 88 दिन, शुक्र को लगता है 255 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11 साल 11 महीना, शनि को लगता है 29 साल, है ना, यूरेनस को लगता है 84 साल और नेपच्यून को लगता है पूरे 164 साल। अब सोच लो मेरे भाई, यदि तुम दुर्भाग्य से नेपच्यून पे रहते तो क्या होता। शायद तुम अपने जीवन काल में या तो दिन ही देखते या तो रात ही देखते, है ना। क्योंकि मेरे भाई 164 साल में और तुमको मौसम का तो कभी अनुभव भी नहीं होता, मौसम का तो कभी अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि 164 साल के बाद तुम्हारा एक चक्र पूरा होता है सूर्य के चारों तरफ। जहां पे पृथ्वी 365 दिन में ही एक चक्र पूरा कर लेता है परिक्रमा का, नेपच्यून जो है वह क्या करता है 164 साल में उसी को पूरा करता है। यूरेनस उसी को सर 84 साल में पूरा करता है ना। शनि सर उसी को 29 साल में पूरा करता है, बृहस्पति उसी को 11 साल में पूरा करता है ना, और मंगल सर उसी को 687 दिन में पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपना पृथ्वी मनुष्य के जीवन के निवास के लिए सबसे सूटेबल जगह है, सबसे सूटेबल ग्रह है और यहाँ पर जीवन जीने लायक सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। चलो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनसीईआरटी आपको देता है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। क्या कहता है कि सूर्य के बहुत नजदीक के जो ग्रह हैं वो आपके आंतरिक ग्रह हैं और ये चट्टानों के बने हुए हैं, और ये जो आपका भगवा कलर का है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आपका आंतरिक ग्रह है। तो पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ग्रह है, तो आप नाम याद रख लो, बुध से लेकर के मंगल तक आपका क्या है, ये आंतरिक ग्रह है। और आंतरिक ग्रह की संरचना कैसी बनी हुई है, यह चट्टानों से बनी हुई है। कैसी बनी हुई है, चट्टानों से। और बाह्य ग्रह जो अपने हैं बृहस्पति से लेकर के यहाँ पे नेपच्यून तक, ये अपने गैसीय संरचना बना हुआ। किससे बना हुआ, गैस और तरल पदार्थों से बना हुआ। यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून का संरचना कैसा है, गैस और तरल पदार्थ, गैस और तरल पदार्थ। ये अपने बाह्य ग्रह बृहस्पति से लेकर के नेपच्यून तक हो गया अपना बाह्य ग्रह, जो कि गैस से बना हुआ है, तरल पदार्थों से। और बुध से लेके मंगल तक अपना क्या है, चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी भी चट्टानों से बना हुआ है, इसीलिए आप यहाँ पे रह पा रहे हैं, आपको यहाँ पे सतह मिल पा रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे रह नहीं पाते। समझो कि प्रकृति ने हमको कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, हमको कितना बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी की सीरीज को बस यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करते हैं एनसीईआरटी का। यदि आप हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो शाम के बैच में जुड़ सकते हैं, और शाम के बैच में जुड़ करके बीपीएससी थियरी 3 और 4.0 के बैच को आप आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद।